कावा वे सुन कावा वे किथों लब के ले आ मेरा यारा। मुझे पता नहीं था कि मूवी में आएगा, सिंगल आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सा प्रोडक्शन है, उसे कोई आइडिया नहीं था। जो काम मिलता है हाथ जोड़ के करता रहता हूँ बस। शुरुआत तो शंभू से हुई। उससे पहले बहुत सारी वेब सीरीज, बैकग्राउंड स्कोर्स में कुछ मंत्राज हो गए, वो सब चीज़ें बहुत की मैंने। कितना समय से मैं लगा हुआ हूँ, है ना, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, किस किस के लिए गा रहा हूँ, कितनी गालियाँ सुन रहा हूँ, कितने रिजेक्शंस हो रहे हैं। जितने भी लोग रियलिटी शोज नहीं जीते हैं वो लोग बेहतर कर रहे हैं। वही वाली बात है ना, वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं वहाँ से ना तंग आके। कोई मुझे पूछेगा श्रेया, हमारी सुनिधि मैम, इंडस्ट्री में मेरे को कोई ऐसी वॉइस नहीं नजर आती जो बहुत ही मतलब कि हैवी हो, पावरफुल हो। ज्योति नूरन बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने करण सर के सामने परफॉर्म किया कई बारी। तो एक दिन मैं इनकी मूवी के लिए ज़रूर गाऊंगा, वो मेरे दिमाग में तभी आ गया था। मैं सोचता जा रहा हूँ, ड्रीम करता जा रहा हूँ, भोलेनाथ कब कृपा करेंगे इतनी। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, देवों के हैं देव हमारे, हर हर महादेव बनो योगी, बोलो शंभू शिव शंकर। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं निहारिका। हर थर्सडे 8 बजे मैं आपको मिलवाती हूं एक शानदार कलाकार से। अगर आप इस वक्त किल मूवी के गानों पर वाइब कर रहे हैं तो कावा कावा आपने सुना ही होगा, और अगर सावन के महीने में शंभू शंभू गा रहे हैं तो वो भी इन्हीं का सॉन्ग है। आज हमारे साथ अनकट के स्टूडियो में बैठे हुए हैं सुधीर यदुवंशी जी। वेलकम टू अनकट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार, बढ़िया, एकदम जोरदार। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक गाने से ही, हाँ जी। और क्योंकि सावन की बात हो रही थी तो हम लोग शंभू से शुरू करते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। सावन का महीना और भोलेनाथ की बात ना हो, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, गलत बात हो जाएगी। तो शुरू करते हैं शंभू के साथ। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करें, सब करें रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे, हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र, बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर। क्या बात है। इस साल की शुरुआत हुई इसी गाने से। आपको लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी आपके लिए? अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया इस गाने में। बिल्कुल, मेरे लिए अच्छी से कहीं ऊपर का कोई शब्द होगा तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद पहला ऐसा मतलब गाना जिसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत ने परफॉर्म किया, जो कि मुझे पता भी नहीं था। मेरे लिए तो सरप्राइज़ था बहुत बड़ा, जो कि गाना रिलीज़ होने से लगभग 7-8 दिन पहले मुझे पता लगा। स्पॉटिफाई पे जैसे आर्टिस्ट का एक फ्लैश करने लगता है ना कि भाई आपका एक नया रिलीज़ है, कुछ गाना आने वाला है, तो पोस्टर में शंभू में अक्षय सर का फ़ोटो था। तो मुझे पता नहीं, मैंने जिन्होंने गाना बनाया है विक्रम मोंट्रोस सर ने, उनके पास कॉल किया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके गाने में अक्षय सर ने एक्ट किया है, खुश हो जाओ, अब तो इंडस्ट्री के लोग हो गए हो तुम, ये हो। तो हाँ, मैं बहुत खुश था, प्राउड था कि भाई चलो इतना साल लगे चीज़ें होने में और अब फाइनली एक बड़ा गाना मेरे सामने आ चुका है। तो सब भोलेनाथ की ही कृपा है और मैं खुश हूँ। अभी फ़िलहाल इस बबल में हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। क्या बात है। और उसके बाद अपने आप को पहली बार थिएटर में सुनना, ओह हाँ, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इसी एक्सपीरियंस के लिए एक इंसान बॉलीवुड में काम करने के लिए जाता है। कहते हैं ना, हर चीज़ पहली बार होती है, मतलब कुछ भी फर्स्ट वंस करने आर जाओ ऑलवेज तो स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, तो मैं वो बताऊंगा नहीं किस्सा पूरा, कि भाई एक गाना मैंने किया रिकॉर्ड और ऑलमोस्ट फाइनल था, और एंड टाइम पे वो रिमूव हुआ। कुछ 1-2 लाइन ही आई उसकी, और वो भी मतलब आई और चली गई, किसी ने नोटिस नहीं किया वैसा। तो मेरे लिए वो मतलब हार्ट ब्रेकिंग था, वो मेरा दिल टूट गया था उस समय, क्योंकि मेरे माँ बाप भी थे, थिएटर में लेके गया था मैं उनको सुनाने के लिए। तो नहीं हो पाया था, बट फाइनली कामा कामा सबने थिएटर में सुना
और थिएटर में सुन के अपनी आवाज़ एक अलग अलग वाइब्रेशन आप फील करते हो, एक अलग चीज़ फील करते हो। मैं ही फील कर सकता हूँ वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने गाया है। बाकी सब तो परिवार वाले लोग हैं, यार दोस्त हैं, वो एक अलग लेवल पे फील करते हैं, यार ये अब तो बड़ा आदमी बनेगा और ये सब, वो ऐसा फील करने लगते हैं, है ना। और फिर वो आपको वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, छेड़ना छाड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके अंदर जो चल रही होती है ना, वो एक फ्लैशबैक चल रही होती है कि यार कितना समय से मैं लगा हुआ हूँ, है ना, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, किस किस के लिए गा रहा हूँ, कितनी गालियाँ सुन रहा हूँ, कितने रिजेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद फाइनली आपका एक गाना थिएटर में आता है, तो वो आपका जोन अलग है। आप फ्लैशबैक में आप सोच रहे हो, वही चल रहा था मेरे दिमाग में जब मैंने अपने आप को पहली बार थिएटर में सुना। लेकिन किसी एक कोने में बहुत खुश था कि शायद ये किक स्टार्ट है मेरी जर्नी का बॉलीवुड के अंदर। तो सुनाना चाहेंगे आप हमें अपना गाना? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे आरा, कीवें कट्टा मेरे आरा, कीवें कट्टा मेरे आरा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा। क्या बात, शानदार, धन्यवाद। सुधीर जी, एक बात होती है कि जब भी कोई इंडस्ट्री में जाता है तो किसी के पास धर्मा की मूवी आ जाना और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना, करण जौहर के लिए काम करना, उनका एक ड्रीम होता है। वो ये सोचते हैं कि चलो मैं 5 साल 10 साल खूब मेहनत करूँगा या खूब मेहनत करूँगी और उसके बाद एक दिन मैं करण जौहर की फिल्म के लिए गाऊँगा या गाऊँगी। तो आपकी शुरुआत ही वहाँ से हो गई? हाँ, शुरुआत तो शंभू से हुई। उससे पहले बहुत सारी वेब सीरीज, बैकग्राउंड स्कोर्स में क्या बोलते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें होती है ना, अलग अलग बैकग्राउंड में भी कुछ आलाप हो गए, कुछ मंत्राज हो गए, वो सब चीज़ें बहुत की मैंने। और फिर उसके बाद शंभू आया, कावा कावा। अच्छा, ये कावा कावा के पीछे एक ये है कि मेरी एक मैनिफेस्टेशन मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने करण सर के सामने परफॉर्म किया कई बारी। अच्छा, रियलिटी शोज में जाते थे ना जी, तो उनके सामने मैंने 3-4 बारी परफॉर्म किया और उन्होंने बड़े बड़े तगड़े तगड़े कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। ना ही सिर्फ उन्होंने, जो साथ में जजेस थे उन सब ने। हालांकि रियलिटी शोज़ में उतनी मतलब वो नहीं होती ना, बाद में मैं एलिमिनेट भी हो गया, उतनी अच्छी चीज़ें होती गई, फिर एकदम ब्रेक हो गया। तो फिर एक होता है ना कि भाई इंसान के मन में, जहन में चलने लगता है, यार इतने बड़े आदमी ने आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो एक दिन मैं इस प्रोडक्शन हाउस के लिए, इनकी मूवी के लिए ज़रूर गाऊंगा। वो मेरे दिमाग में तभी आ गया था जब मैं स्टेज पे उनके सामने परफॉर्म कर रहा था। जब वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं उनकी पिक्चर में गाना गाऊंगा। हालांकि मैंने सोचा था बहुत बड़ी मूवी में गाऊंगा लेकिन ये एक मतलब कि उस स्केल की मूवी नहीं थी बजट वाइज, लेकिन मूवी बहुत शानदार और ख़तरनाक है। जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं हिल गया था, मैंने कहा वाह क्या बात है। मतलब बड़े स्केल की सोची थी, लेकिन कुछ भी है, चाहे मैं सोच उतना बड़ा रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट कहीं से होना चाहिए। और मुझे वो मौका मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं ना, ये सच में होता है, ये साकार होती हैं चीज़ें। आप सपने देखते हो, आप सोचते हो, आप खुली आंखों से सपने देखते हो कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मैं इनके लिए गा रहा हूँ, मैं उनके लिए गा रहा हूँ। तो ये वन ऑफ द ड्रीम है मेरा, सॉरी, अभी पूरा हो चुका है लेकिन अभी बहुत सारे सपने, मतलब एक सपना पूरा होता है ना तो न जाने कितने सपने उपज लेते हैं और मतलब कि अस्तित्व में आते हैं, आपके जीवन में आते हैं कि भाई अब ये हो गया, अब आगे क्या। ऐसा लगता है कि ये हो गया तो अब कुछ भी हो सकता है और अब शायद मैं और बड़े सपने देख सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। मेरे को पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें आ रही है दिमाग के अंदर। मेरे को MM किरवानी सर के लिए एक बाहुबली टाइप मूवी में गाना गाना है अच्छी बात है। हाँ, विकी कौशल के लिए किसी खतरनाक कैरेक्टर के लिए गाना गाना है। मतलब जैसे उनका उरी में एक फौजी था। मैं जॉली और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लिए गाना नहीं चाहता एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कोई हिस्टोरिक दमदार एकदम। हाँ, मतलब कुछ ऐतिहासिक कोई प्ले कर रहा हो उसमें मैं गाऊँ, या कुछ पैट्रियोटिक हो उसमें मैं गाऊँ, कुछ पावरफुल हो, कुछ रेबल वाला हो, कुछ वैसा। ऐसी चीज़ों में तो मेरा ऐसे सपने जागने लग गए। और रहमान सर के लिए कुछ इस तरह के फोक गाने में गाऊं, तो वो चलता जा रहा है। मैं सोचता जा रहा हूँ, ड्रीम करता जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कब कब पूरी होंगी। हाँ।
भोलेनाथ कब कृपा करेंगे इतनी। क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पहली बार ये मालूम पड़ा, या धर्मा प्रोडक्शन से आपके पास कोई कॉल आया या ईमेल आया कि आपको कंसीडर किया जा रहा है? मुझे पता नहीं था, जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मुझे पता नहीं था कि ये किस प्रोडक्शन के लिए है या किस मूवी के लिए गाना है। मुझे बस ऊपर ऊपर से सर ने ब्रीफिंग दी थी कि भाई मूवी के लिए गाना है, पावरफुल गाना है और तुझे ही गाना है और बहुत तगड़ा गाना है। मतलब उन्होंने मुझे एक तरीके से मुझे मोटिवेट करते करते डरा दिया था। हाँ। कि भाई बड़ी मूवी, मतलब मूवी का गाना है, बड़े प्रोडक्शन हाउस का गाना है, कुछ बताया नहीं था किसका है। और हमने तेरी आवाज़ को ही पिच किया है, हम नहीं चाहते कि ये आवाज़ बदल जाए और तुझे इतना मतलब पावरफुल गाना है आज ये वो, मतलब गाना सिखाने से भी पहले वो कहते हैं ना कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है बंदा, और मैं नर्वस हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या बातें कर रहे हैं और क्यों, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं, फिर ये इतना विश्वास दिखा रहे हैं मेरे ऊपर हैं भाई तुझे ही करना है, कोई रिजेक्ट ना कर दे। मतलब पहले सेलेक्ट गाना गाने से पहले रिजेक्शन की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इंसान के दिमाग में आता है यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने जब 2-4 लाइनें स्टार्टिंग में मतलब कि गाया, तो सब हर तरफ से वाह वाह आ गई, तो एकदम से एक एनर्जी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, हो गया बढ़िया। तो रिएक्शन कुछ भी नहीं था क्योंकि पता ही नहीं था कुछ। अच्छा, कैसे कैसे गाना मिलता है? जैसे कि अगर कोई इंसान है, जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, मगर जब फिल्म मेकर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें तो वो बता देते हैं कि मैंने रहमान को अप्रोच किया या मैं प्रीतम के पास गया और मैंने बताया कि यार ऐसी ऐसी फिल्म है। लेकिन फॉर अ सिंगर, और स्पेशली अगर आप इंडस्ट्री में रिलेटिवली नए हैं, तो जब आपको कोई गाना अप्रोच किया जाता है या कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो क्या आपको बताया जाता है कि बैकग्राउंड है, या ये सिर्फ ये कह दिया जाता है देखो ये गाना है, एक फिल्म में आएगा? किस तरीके से ये चीजें चलती हैं? बिल्कुल आपने एकदम सटीक बात बोली कि ऐसे नहीं बताया जाता, पूरी तरह से ब्रीफिंग नहीं दी जाती कि मूवी क्या है, किस बारे में है, कब आएगी, कुछ नहीं बताया जाता। हाँ, अगर कोई सिचुएशन बेस्ड गाना है तो उस सिचुएशन के बारे में आपको ब्रीफ दिया जाएगा कि भाई जैसे मुझे बताया गया था एक बंदा है, इसके हाथ में वेपन है, उसको खुद चोटें लगी हुई हैं और वो जिसको प्यार करता है वो मर चुका है, और जिसने मारा है वो उसके सामने और लोगों को मार रहे हैं, और इस बंदे का क्योंकि ये एक फौजी है और इसके अंदर से एकदम गुस्सा निकल के बाहर आ रहा है इन लोगों के लिए, और वो बस ब्रूटली मार रहा है सबको। तो ये ब्रीफिंग थी मेरी। और शुरू में तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब ऐसे ऐसे कैसे क्या ऐसा क्या है जो गाना है, इतना खतरनाक क्या होगा गाने के लिए। हाँ। मतलब ऐसे, मतलब जब सोचने लगते हैं ना ऐसे कोई बताता है तो समझ में नहीं आता कि ये है क्या, मतलब एक इतना खतरनाक सिचुएशन है, इसमें गाना क्या बनेगा। लेकिन मेरे को तो गाना बना बनाया ऑलमोस्ट मिला था, और सिचुएशन पे फिट भी था और पावरफुल भी था, और ये सारी ब्रीफिंग ने मेरे साथ तो काम किया, बहुत काम किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मूवी में आएगा, सिंगल आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कोई आइडिया नहीं था। मेरे लिए तो सारी चीज़ें सरप्राइज हैं जो भी होती है इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि आपने कहा नया, कोई नया बंदा आता है उसके साथ ऐसा होता है, पुराने हो जाएंगे तो शायद चीज़ें बेहतर पता लगेंगी, लेकिन अभी तो मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ और बस जो काम मिलता है हाथ जोड़ के करता रहता हूँ बस। क्या बात है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री का सबसे वर्सेटाइल सिंगर कौन है? अगर एक ही नाम लेना हो आपको, जिसको आप बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ, एक ही है, सबके नज़रों में एक ही है। मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों की नज़र में भी वही होंगे, अरिजीत पाजी हैं। क्या बात है। आपको क्या लगता है अरिजीत में ऐसी क्या बात है कि वो हर सिचुएशन में, हर मूड में फिट हो जाते हैं? उन्होंने बड़ी हर तरह के चीज़ों के साथ ना काम किया है, हर मूड में। ऐसा नहीं कि जो गाना हम सुनते हैं कोई भी, चलो पार्टी हो गया या फिर कोई उनका गज़ल ट्रैक हो गया या कोई, वो उसके ऊपर ना मतलब कि बहुत समय लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आज रिकॉर्ड कर दिया और हो गया काम, नहीं, पूरा उस मूड के अंदर ढल के होता है काम, और हफ्तों हफ्तों एक गाना बनता रहता है। ऐसा नहीं होता कि फाइनल टच हो गया, पहले ब्रीफ बनता है, वो स्क्रैच बनता है, स्क्रैच में फिर चेंजेस होते रहते हैं बेहतरी के लिए कि ये यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसको हटा दो, बुरी चीज़ है हटा दो, नई चीज़ें डाल दो, कुछ लिरिक्स में कुछ चेंज करना है, वो सब करते करते तो वो ना अपने मतलब कि कंठस्थ कर देते हैं सारी चीज़ें। उनको ऐसे हो जाती है ना कि भाई यहाँ पर ये टेक्सचर चाहिए, यहाँ पर ये फील चाहिए, ये हरकत चाहिए, वो हर चीज़ के ऊपर परफेक्टली काम करते हैं। और करते करते मतलब एक होता है ना एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई पुराना सिंगर जैसे सोनू निगम सर हैं, उनको कोई गाने के लिए बुलाता है, कोई गाना बताता है, तो वो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं और बड़ी जल्दी गा भी देते हैं।
मेरे जैसे सिंगर हैं जो अभी सीख रहे हैं, तो मुझे 5-7 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं सीखने में, है ना, क्योंकि मैं अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, अपने आप को मैं मानता नहीं उतना एक्सपर्ट। तो ये जब काम करते रहते हैं ना लोग, करते 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 इतने पक जाते हैं कि 2 बार सुन लेंगे ना तो काम खत्म, है ना। तो उन्होंने इतना अपने आप को मांझ लिया है, इतना अपने आप को तराश लिया है कि इतना मतलब सटीक तरीके से हर एक फील में वो ढल जाते हैं, हर एक सांचे में वो ढल जाते हैं। तो यही है, बस मेहनत है बंदे की, और बाकी जब मेहनत करता है आदमी तो फिर ऊपर वाला कर्म भी करता है अपना। क्या बात है। अरिजीत के सॉन्ग्स के लिए हमेशा कहा जाता है कि दिल टूटा हो तो अरिजीत का गाना सुन लो, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो लगता है कि हर मूड के गाने उनके सुन वही लो। चीज़ है, बट आई गेस लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं उनके वो हार्ट ब्रेक सॉन्ग, सैड सॉन्ग से। हाँ, वो रिलेट करने वाली बात अलग है। हाँ, हाँ। ये हो सकता है कि हमारे देश में है ही ऐसा माहौल, क्या कर सकते हैं। दिल टूटे आशिक ज़्यादा है। दिल टूटे आशिक ज़्यादा हैं, भरे पड़े हैं, और हर तरीके से भरे पड़े हैं, है ना। किसी को प्यार मिलता नहीं है, किसी को बहुत सारा मिल जाता है तो संभाल नहीं पाते लोग। हाँ। तो हाँ, ऐसा है कि चाहे वो अरिजीत बाजी के ही गाने हों, चाहे वो और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो ये जो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स हैं ना, उसके साथ एक अलग कनेक्शन होता है लोगों का, ऐसा है। आपको अरिजीत सिंह का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे बहुत सारे गाने पसंद हैं। कोई जो आप अक्सर सुनते हो या गुनगुनाना चाहें? नैना एक गाना है दंगल मूवी से, वो बहुत बढ़िया है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रूहा साए मेरी जान है। ये बहुत बढ़िया गाना है, मतलब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। वैसा पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी करने के समय पे वो कौन सा गाना है जो जोनीता गांधी जी के साथ वो है, उनका डुएट है, मेरे सैया जी से आज ने कब कर लिया, वो मतलब हर मोड के गाने हैं उनके। बिनते दिल है, बिनते दिल सुन के तो मैं थिएटर में पागल हो गया था। मैंने ये क्या कर दिया भाई इन्होंने, मतलब एकदम ही अरबिक फील में चले गए, एकदम ही वो वाइब आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि हिंदुस्तानी बंदा गा रहा है। आवाज से पता लग रहा है कि अरिजीत है, हाँ। लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि यार मतलब कैसे अपने आप को इसमें ढाल दिया। और उसको फिर मैंने गाने की कोशिश करी, मुझसे तो नहीं गाया गया भाई। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने हैं जो उनके मुझे बड़े पसंद है। एक वो है क्लासिकल लाल इश्क है, या फिर ले आया दिल, थोड़ा गजल फील वाला गाना क्या है। बात। तो बहुत अलग अलग, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी के अलग अलग मोड के, सही बात है। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो चाहिए ना, हमारी इंडस्ट्री को तरह तरह के सिंगर्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में आपने मेंशन किया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है या फिर बेचारों को बिल्कुल प्यार नहीं मिल रहा है। आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को डिफाइन करते हैं? मैं अपने आप को इन दोनों कैटेगरी में नहीं रख सकता। आप किस कैटेगरी में? तीसरी वाली हमें बताइए। तीसरी वाली है मेरी, क्योंकि मुझे प्यार बहुत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम है जिनको मैं प्यार करता हूँ। और जो प्यार करती हैं ऐसी करती हैं, हाँ, मेरे लाइव शोज़ पे ऐसा कई बार ही होता है, बहुत सारी लड़कियां आती हैं और अप्रोच करती हैं और मिलती हैं, गले मिलती हैं, फोटो खिंचाती हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, मस्त बढ़िया चीज़ है। इंसान किस लिए मेहनत कर रहा है इतने सालों से, इसीलिए तो कि सारी लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़के भी, सब लोग आपको प्यार करें। लेकिन मैं उस तरफ सोचता नहीं हूँ कभी भी। मेरे साथ हुई हैं घटनाएं बहुत सारी, लेकिन मैं उस तरफ सोचता नहीं हूँ कि मतलब कि इस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। देखता हूँ मैं इंडस्ट्री में बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन मेरा फोकस कुछ और है। मेरा फोकस, कोई पसंदीदा औरत नहीं है? हाँ ऐसे तो हैं, पसंदीदा तो सबकी होती हैं, लेकिन मतलब ऐसे बहुत सारी नहीं है, दो चुनिंदा। जैसे मैंने बोला ना कि मैं जिनको प्यार करता हूँ वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे प्यार करे, लेकिन मैं जिनको प्यार करूँ वो बहुत गिनती के लोग हैं। वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वो मेरे सुकून के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता मैं अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, रॉकस्टार मूवी अभी फिर से रिलीज हुई थी, क्या आपने देखी या पहली देखी थी जब रिलीज हुई थी? मैं बहुत बारी देखी है रॉकस्टार मूवी, बहुत मतलब कि एक म्यूजिशियन को बहुत देखनी चाहिए। जैसे वेस्टर्न में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं म्यूज़िक के ऊपर, तो यहाँ पर ये रॉकस्टार है, या फिर एक और है, क्या नाम है, रॉक ऑन जी। है ना। और बहुत बहुत इंस्पायर करती हैं ये मूवीज़ कुछ कुछ चीज़ों में। बाकी उन्होंने जो पर्सनल लाइफ में उनकी दिखाया हुआ है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हाँ एज अ म्यूजिशियन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सीखने के लिए, और मुझे बहुत पसंद है, मैंने कई बार देखी है। क्या आपको लगता है कि जो मूवी में बताया गया है कि संगीत निकलने के लिए या आर्ट के लिए दिल टूटना ज़रूरी है?
मतलब जॉर्डन जॉर्डन नहीं बनता, जनार्दन रह जाता अगर हीर नहीं मिलती या हीर छोड़ कर नहीं जाती। हाँ, इन अ वे कह सकते हैं। वो स्टोरी उस तरीके से बिल्ड की गई है ना कि लोग उससे मतलब कि कनेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्ट ब्रेक करने के लिए सिर्फ लड़की की ज़रूरत नहीं होती। जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बहुत चोट दे जाती हैं, बहुत परेशान कर जाती हैं इंसान को। फिर वहाँ से इंसान या तो गिरा ही रहता है, फिर या तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देता है, और लड़ते 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 वो जो बन जाता है वैसा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लड़की की ज़रूरत है, शायद आपके जीवन के जो हालात हैं उससे लड़ाई हो, या आपके माँ बाप से आपकी लड़ाई हो। क्योंकि मेरी तो थी, मैं तो उनसे ही लड़के जीता हूँ, और मुझे वही खुशी है कि मैं अपने माँ बाप को ही बदल पाया हूँ कि मुझे सपोर्ट नहीं करते थे और वो अब करते हैं। अब वो मुझे बोलते ही नहीं कि भाई कुछ क्या करना है, ये कर ले वो कर ले, नहीं नहीं, तुझे जो करना है तू कर जाके। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था वो बोलते थे खराब चीज़ है ये, भांड पंथी है ये, है ना, नचनिया पंथी, मत करो ये, इससे आप कामयाब नहीं हो सकते, रेगुलर इनकम नहीं कमा सकते, और सब आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मतलब क्योंकि लोअर मिडिल क्लास में कौन मतलब कि इतना रिस्क ले सकता है। क्यों हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीतते? क्योंकि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उतने लेवल की ट्रेनिंग्स ही नहीं है। रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे तब जाके कुछ होगा। तो मेरे हिसाब से लड़की नहीं, जीवन में ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे इंसान अपने आप को या तो बना या मिटा सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत सारे रियलिटी शोज में भी गए थे, उसमें जो बार बार एलिमिनेशंस हुए या रिजेक्शंस हुए, कहीं वो भी एक रीज़न था जिस वजह से आपके पेरेंट्स ने कहा कि क्यों इस चीज़ के पीछे पड़े हो? वो तो वहाँ पर भी जाने के लिए पहले मना ही करते थे कि क्यों जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट होता था। लेकिन तब तक अच्छी बात ये थी कि मैंने जब रियलिटी शो शुरू किए थे तब मैं 13-14 साल का था, तब मेरे माँ बाप मना करते थे। उसके बाद ग्रेजुअली जब मैंने कॉलेज में गया तो मेरा थोड़ा सा ना बिल्ड होने लगा, है ना, कि भाई ये म्यूज़िक में आ गया लड़का, अब सीखने लगा, पैसे कमाने लगा कंपटीशन में जाके। फिर उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े लाइव शोज़ करने शुरू कर दिए कैफे क्लब्स में, तो पैसे कमाने लग गया था। तो माँ बाप ने थोड़ी थोड़ी सी कम कर दी थी, क्यों घर पे पैसे देना शुरू आई कर गेस दिया लोअर मिडिल क्लास में यही होता है कि पैसे अगर कमा रहा है तो ठीक है जो भी कर रहा है। वो आपको देखो, उनकी मेंटालिटी गलत नहीं है। मुझे भी ऐसी लगता है कि वो बस ये चाहते हैं कि भाई तुम सेटल हो जाओ, थोड़ा बहुत काम कर लो, है ना, तुम्हारी शादी करा देंगे हम, एक कमरा बना के दे देंगे। वो उनका एक पूरे परिवार का यही है। सभी के वहाँ होता है। हाँ, इस कैटेगरी के लोगों का सबका यही होता है, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो बबल फोड़ के कभी बाहर निकले ही नहीं वहाँ से। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी उसी जॉब में निकाली है, मतलब चाहे वो 30-40 हज़ार की हो, 50 की हो, उसी में उन्होंने अपने बच्चे पाल दिए, उसी में उन्होंने पढ़ा दिया सबको, और उसी सब में कुछ शादी दिया कर भी दी। अपने बच्चों को। हाँ, बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं कि भाई 3-4 महीने में एक बार कपड़े दिला दिए, रोज़ खाना तो खा ही रहे हो, आपके सर पे छत है, आपने बात है। चलो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर देते हैं वो। और फिर उसके बाद आपने चलो ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको एक नौकरी लगवाने के लिए भी पूरी मुशक्क़त करेंगे। मेरे पापा ने भी मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए बड़ी मुशक्क़तें करी थी, लेकिन वो पढ़ाई के बेस पे नहीं, मुझे मिस्टोल पे भेजा करते थे यहीं दिल्ली में। मिस्टोल पता है आपको क्या होता है? नहीं। जैसे पानी भर जाता है बारिशों के दिनों में, हाँ। तो उसके निकालने के लिए मोटर्स लगती हैं, वो ओके। बड़ी बड़ी, और उस अगर वो मोटर भी कभी कभी कचरा फंस जाता है तो फिर आपको खुद ही उतरना पड़ता है नाली में उसको, उसके कचरे को निकालने के लिए, ताकि पानी की निकासी होती रहे। तो उस तरह का उन्होंने मेरा जॉब लगवाया था, 3 साल तक मैंने किया था वो। मैं रात को वो करता था, दिन में कॉलेज जाता था, वैसा। तो मज़ा आता था मुझे कोई वो नहीं होता था। मुझे आज भी बड़ा सोच सोच के मज़ा आता है। वो वहाँ पे जो लोग काम करते थे मेरे साथ में, उन लोगों को बड़ा प्राउड होता है कि भाई ये लड़का यहाँ से निकल के कुछ कर रहा है जीवन में। तो हाँ, तो ये सब तो होता रहता है जीवन में, ये तो बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की सोच बदलना मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, और वो मैंने बदल दी। और अब देखो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। मेरे साथ साथ उनकी मैनिफेस्टेशन भी मेरे साथ में है। बिल्कुल। कहाँ पले बड़े आप? यहीं दिल्ली में? दिल्ली में एक जगह है वजीराबाद, आपने सुना होगा, हरिजन बस्ती उसका पुराना नाम है। तो वहाँ वो लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाले हैं, हरिजन्स। तो मैं उन लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करी है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई की है, और
म्यूज़िक मेरे को दूसरे लोगों ने सिखाया है, मतलब कि कॉलेज में जाने के बाद कुछ प्रोफेसर जिनको मैं पसंद था, और मतलब वैसे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था ना कि भाई नहीं है कोई बात नहीं तू कर, वैसा। तो अभी बेहतर है, बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं, और अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है जीवन में। अच्छा, म्यूजिक रियलिटी शोज की रियलिटी क्या है? क्या सच में सब कुछ जैसा ऑडियंस को दिखता है कि इतने सारे राउंड्स होते हैं? क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग जिनको हम नॉर्मल लोग जिनको गाना नहीं आता है वो भी नहीं सुन पाएंगे, वो लोग कई बार टेलीविजन राउंड्स तक पहुंच जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग जिनको हम शायद जानते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जो अच्छा गाना गाते हैं, वो शायद क्लियर थ्रू भी नहीं कर पाते हैं, और टेलीविजन राउंड तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो ये क्या मैकेनिज्म है जो पीछे चलता है? देखो बहुत ज़्यादा डीप में तो मुझे पता नहीं, मैंने जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो मेरे को पता है। कुछ ना फेवरेट्स होते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पस से होता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया की पब्लिक अलग हो चुकी है और टीवी की पब्लिक वही हमारी मम्मी पापा वाली जी। है ना, जो रोज़ अपना काम करके आते हैं, बैठते हैं रियलिटी शो, उनको नहीं पता है सब बातें, उनको लगता है यार यहाँ से बहुत स्टार मासूम लोग हैं वो हाँ, लोग, जो मासूम दिखाओ लोग वो हैं। मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन होता कुछ इसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जो वहाँ पे जजेस भी बैठे हैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ में, वो भी बताते हैं बातें, मैं तो क्या ही बताऊंगा, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, उन्हीं की सुनी सुनी बातें और मेरी अपनी बातों को मिक्स करके मैं बताता हूँ। फेवरेट होते हैं कुछ, जैसे जब उन्होंने ऑडिशन किया, अब यहाँ पे नोएडा में बहुत ऑडिशन हुए हैं, इंडियन आइडल के भी हुए हैं और अदर बहुत सारे रियलिटी शोज़ के हुए हैं, भीड़ लगाने के लिए हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन वहाँ से सिलेक्ट कोई नहीं होता। सिलेक्ट होने के लिए अलग एक जगह पे ऑडिशंस होते हैं, वहाँ पर सब इंस्टीट्यूशंस में सीखने वाले बच्चे जो ऑलरेडी म्यूजिक में हैं, आम जनता वाले लोग नहीं, वो तो शूट के पर्पज से हो गया, ओके, है ना। वो लोग जो ऑलरेडी म्यूजिक में हैं, जो सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनके ऑडिशंस अलग से होते हैं। ओके। और जो एक्चुअली में हम टीवी में देखते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लोग, वो बच्चे ऐसे ही नहीं हैं, वो किसी के घर से उठ के आ गए और उनको गाना मतलब बस जस्ट गाते थे और आ गए, नहीं, प्रॉपर अच्छे से म्यूज़िक में रहने वाले बच्चे वहाँ पे ऑडिशन दे के पहुँचते हैं, और उनकी फिर बाद में स्टोरी वोरी भी बिल्ड होती है। अब उसमें क्या है, उसके बाद में क्या होता है कि भाई सबको ना अपना वो निकालना है, वारा निकालना है, सबको पैसे भी कमाने हैं। अब किसी को अगर बढ़ा रहे हैं आगे तो उस बंदे से पैसे भी कमाने हैं, तो पहले से फिक्स हो 4-5 लोग फिक्स हो जाते हैं जो टॉप में जाएंगे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको अच्छे कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाद में कि भाई अभी ये रियलिटी शो में ये टॉप 4 आ गए, अब इनकी वो होंगे, शोज़ होंगे, लाइव शोज़ होंगे, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर उसमें 40% 60% ऐसे कुछ होता है, जो भी होता है तो वो बढ़ता है, तो उनको भी कमाना है पैसा, तो वो उनके ऊपर ध्यान देते हैं ज़्यादा कि भाई इनसे हमको पैसा कमाना है, तो इनकी इमेज बिल्डिंग हम करें। मैक्सिमम बच्चे होते निराश हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। फिर या बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो अपनी फील्ड भी बदल देते हैं, या म्यूज़िक से जुड़े रहते हैं लेकिन दूसरे काम करते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, या फिर नॉर्मल लेवल पे अपना चौकी जागरण में गाना मतलब पैसे कमा रहे हैं, बेसिकली अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं लोग, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं जो स्पेशली टॉप 5 में टॉप 10 में जाते हैं, सबकी सैड स्टोरीज होती हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि फलाना जज का बेटा, फलाना आईएएस का बेटा, या माँ बाप दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, वो वहाँ पहुँच गया है, मतलब गुर्बत में ज़िंदगी बीत रही थी और ढोलक बजाकर सीख रहे थे, और करते करते हम वहाँ पहुँच गए, या हम लोअर मिडिल क्लास थे एकदम और वहाँ पहुँच गए। ये सारी स्टोरीज बिल्डअप होती हैं, बिकॉज 10 के 10 ऐसे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत साफ सुथरा बता रहे हो कि वो ढोलक बजा के सीख रहा है, ऐसा वो तो झाड़ू लगवाते लोगों से, जूते पॉलिश करा देते हैं, और मैं कहूँगा कि 40-50% ठीक होता है, और 40-50 मतलब 50-60% फेक होता है, बनाई भी जाती हैं स्टोरियाँ, और क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं, आम जनता उससे कनेक्ट कर पाती है, और उसके लिए सिंपैथी आती है, एक यार कितना देखो ना कैसे सिचुएशन से निकल गया है, हमारे माँ बाप ने इतने ताने दिए हमको ऐसी बातों से, हैं देख ना उसके लड़के को देख, वो क्या बोलते हैं, शर्मा जी के लड़के वाली बात है। तो ये तो मतलब कि बनाई हुई चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी असली भी होती हैं, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो असल में ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, बुरी फीलिंग नहीं है, उनके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बनाई जाती हैं स्टोरीज। मैं जानता हूँ कितने लोगों को
जो मेरे से बात करते हैं और मैं उनको ताने मारता हूँ कि तू तो वो करता था, हैं? तू तो जूते पॉलिश करता, तो झाड़ू मारने वाला है भाई। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मतलब मजाक में बोलता हूँ, सीरियसली नहीं। तो वो भी मुझे बोलता है क्या यार सुधीर भाई, यार करना पड़ता है यार। मैंने ठीक है करो फिर हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बहुत सालों से चला आ रहा लोगों के अंदर क्वेश्चन है कि इंडियन आइडल जब पहला आया था, जिसमें फाइनल्स में अमित सना थे और अभिजीत सावंत थे, अभिजीत सावंत जीते थे, लेकिन लोगों का मानना था कि अमित सना बेहतर थे। एक चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा, करेक्शन है। हाँ, वो सीजन तो सबने बहुत पसंद किया था, बहुत मुझे भी पसंद बहुत किया था। पसंद था। ना ही मुझे अमित सना ज़्यादा पसंद थे, ना ही अभिजीत सावंत जो थे। मुझे तीसरे वाले ज़्यादा पसंद थे, जो थर्ड नंबर पे निकले थे, राहुल वैद्य। ठीक एंड है। वो ज्यादा रेलेवेंट है आज की डेट में। ही बिल्कुल इज है। विजिबल, ही इज रेलेवेंट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि रियलिटी शो में आने वाले, जैसा मैंने बताया, जो एक्चुअली में सिलेक्ट होके आते हैं वो सीखे हुए होते हैं। वो उनको आप ये नहीं कह सकते वो खराब है, सब बढ़िया हैं। और शायद यही रीजन है कि जितने भी लोग रियलिटी शोज नहीं जीते हैं वो लोग बेहतर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अरिजीत, मोनाली ठाकुर, और भी मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, नेहा कक्कड़, दर्शन रावल। हाँ बहुत सारे लोग हैं, ये सब अभी क्या नाम है इनका, नाम विशाल मिश्रा विशाल में चढ़ मिश्रा। रहे हैं, है ना। तो वही वाली बात है ना, वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं वहां से ना, तंग आके। और जो रियलिटी शो में ऊपर तक और चले शायद जाते हैं उन वो अपने चक्करों में फंसते भी नहीं है। फंसते नहीं है। एक्चुअली में वो बाकी सारे चक्कर देख के निकल जाते हैं उस दलदल से। और हाँ, मैं एक चीज़ अच्छी भी बताना चाहूँगा कि एक तो सारे जितने भी लोग वहाँ पे सिलेक्ट होके जाते हैं, टॉप 15, टॉप 20, मैं बल्कि टॉप 50 तक भी कहूँगा, 50 तक भी, सब क्रीम है, कोई भी बेकार नहीं है। और वहाँ जो ट्रेनिंग होती है, हाँ हालांकि कुछ लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, जो पीछे हमारे मेंटोर्स होते हैं, वो बहुत ए क्लास होते हैं। और वो हम जो 6 महीने में कोई चीज़ सीखते हैं, वो हम 1 महीने में सीखते हैं। क्या बात है। वो मतलब कि उस चीज़ में मैं इसको कभी बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ में गया हूँ और मेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता था उस 1 महीने 2 महीने के अंदर। एक परिवर्तन ऐसा होता था कि मैं अपने आप को एक इम्प्रूव्ड आर्टिस्ट महसूस कर रहा होता था। हाँ हालांकि ऊपर नहीं गया होता था, लेकिन एक बदलाव होता था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे कि भाई जितना भी समय वहाँ पे बंदा रहता है वो सीखता है, अगर उसका दिमाग सीखने पे है। तो अगर वो देखने लग जाएगा यार ये मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे यार, ये तो इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब उसका दिमाग खराब होगा। लेकिन अगर कोई मासूम बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है, मेरा काम है, मेरे को गाना दिया गया है, मैंने इसको तैयार करना है, गुरुजी को सुनाना है, वो हम मेरे को अच्छे से बताएंगे, सिखाएंगे, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, वो कर लूँगा मैं और मैं जाके गा दूंगा। मासूम लोग तो ये सोचते हैं। लेकिन जो जो थोड़ा देखते हैं ना, दीन दुनिया से, ऐसी जगहों से निकल के आए हैं, उनको सब नज़र आ रहा होता है ये हो क्या रहा है। उनको असल में परेशानी होती है, मेरे जैसे बंदों को, कि यार ये कि क्यों कर रहे हैं लोग ये, मतलब हम आए क्यों हैं यहाँ पे, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, वैसा। लेकिन होते सब क्रीम है, सब बढ़िया होते हैं। कोक स्टूडियो का आपका फेवरेट गाना कौन सा है? कोक स्टूडियो चौधरी है। चौधरी बहुत फेवरेट है, मैं अपने लाइव शोज में भी गाता हूँ चौधरी। और एक है सलीम सुलेमान सर का, और टांगा पार, वो पैट्रियोटिक गाना है, पीर मनावन चले हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भी बहुत सारे गाने हैं, तने कटे, और तेरी लाड के मैं छोड़ूंगी ना तेरा। बहुत प्यारे प्यारे गाने हमारे कोक स्टूडियो ने बनाए हैं। पता नहीं अभी बीच में एक गैप आ गया था, लेकिन अभी शायद वापस आएगा, दोबारा से सीजन्स आ रहे हैं कोक स्टूडियो भारत के। आई होप मैं भी गाऊं। मैनिफेस्टेशन। कोक स्टूडियो इंडिया बेटर है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान बेटर है? ओ ये तो चप्पल खिलवाओगे आप मेरे को, ऐसा लगता है। प्रेफरेंसेस तो हो सकती है ना इंडिविजुअल लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। नो डाउट पाकिस्तान। फेवरेट गाना? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, बाकी सब रद्दी है। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, वो जो म्यूजिक बनाते हैं। हाँ, और क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग म्यूजिक बना रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वाले म्यूजिक है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोक स्टूडियो में वो सारे यहाँ से शिल्पा पाकिस्तानी। राव को भी तो लेकर गए थे जब उन्होंने पार चना गाया था। हाँ बहुत खूबसूरत गाना था वो। बहुत खूबसूरत गाना था। मुझे तो मतलब सारे सीजन्स जो कोक स्टूडियो के हैं पाकिस्तान के, उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल अलग और मतलब हट के निकल के आती है और मज़ा आ जाता है सुन के।
इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे अच्छे गाने हैं, जैसे कि मैंने जितने गाने मैंने अभी आपको गिन के बताए वो भी उसी लेवल के हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं चाहता हूँ और हो, इसी तरह के गाने और बनने चाहिए। बन नहीं रहे हैं, पता नहीं कोई अलग रीज़न है, कमर्शियल रीजंस हैं उसके पीछे, पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा ऐसी है कि इस तरह के गाने और इस तरह के म्यूजिक पे और तरीके से काम होना चाहिए। चौधरी सुनाइए हमें। ओके। हो लुक छुप ना जाओ जी, हो मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले ओ न भंगा जी मैं कहन लगे, मारे हिबड़ में जागी धोकनी रे चंद में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम्मा झुम, हो मारे हिबड़ में जागी धोकनी रे चंद में थारी चांदनी, मन दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम्मा झुम। धन्यवाद। क्या बात। नूरान सिस्टर्स पसंद है आपको? बिल्कुल। कौन सा गाना उनका आपको मतलब बेहद, क्योंकि उनको सुन के जब कोई नॉर्मल इंसान अगर किसी ने ना देखा हो, वैसे आज की डेट में तो हम नहीं मान सकते सोशल मीडिया आने के बाद, वरना आप देख कर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हो जिस किस्म की उनकी आवाज़ है और जिस किस्म की उनकी पर्सनालिटी है, आप नहीं समझ सकते कि इतना ज़ोरदार वो गा सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं बताता हूँ, मेरी फीमेल जो वोकलिस्ट जो सिंगर्स है ना, हाँ। वो पसंद बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके। मतलब कोई मुझे पूछेगा श्रेया, हाँ। बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, बहुत खतरनाक है, इंडिया की सबसे बड़ी मतलब कि सेमी क्लासिकल और बॉलीवुड की सबसे सोलफुल सिंगर है हमारी सुनिधि मैम, रॉक स्टार पॉप स्टार हैं वो, बहुत तगड़ी हैं। लेकिन इंडस्ट्री में मेरे को कोई ऐसी वॉइस नहीं नज़र आती जो बहुत ही मतलब कि हैवी हो, पावरफुल हो, है ना। और इस तरह के गाने, शुभा जी मुझे बहुत पसंद है, ज्योति नूरन बहुत पसंद है। उनके मतलब कि जिस तरीके की उनकी गायकी है, वो ऐसी यूनिक चीज़ें जो मतलब कि हमारे पुराने समय की चीज़ें हैं, वो भी मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में गा देती हैं, जिसको हम कोई भी गाने से पहले 50 बार सोचेगा भाई ये कर क्या रही है ना। तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की आवाज़ें जो बहुत ही हैवी और एक डिफरेंट टोन होती है ना फीमेल की, जो किसी से मैच नहीं करती, लगती नहीं है कि वो फीमेल गा रही है, कोई रेखा भारद्वाज सॉफ्टनेस नहीं है। ऑब्वियस वो फोक आवाज़ है, जैसे मैंने टेक्सचर की बात की, बिल्कुल बहुत एक नेजल टच है उसके अंदर, एक मिट्टी की खुशबू है, वो डिफरेंट है, वो बॉलीवुड सिंगर्स से बहुत अलग है। तो मुझे इसी तरह की बहुत पसंद है आवाज़ है, तो ज्योति नूरन डेफिनेटली बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, अगर हिमेश रेशमिया और के में से आपको कोई सेलेक्ट करना हो? अरे एक झटके में के उनका फेवरेट गाना आपका? बहुत सारे हैं। एक तो वो है अपना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आपको लगता है मोहित चौहान के लिए कहा जाता है कि रॉकस्टार में सेकंड लीड जो थे वो मोहित चौहान थे, हाँ। नरगिस फाकरी नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। डू यू थिंक कि उनको और रिकग्निशन मिलना चाहिए था एज अ सिंगर, क्योंकि उन्होंने एक मूवी पूरी पुल ऑफ की है सिर्फ गाने के दम पर? रॉकस्टार वाज ऑल अबाउट सिंगिंग, ऑब्वियसली देयर वाज रणबीर, बट उसके अलावा रणबीर कुछ भी नहीं होता अगर इतनी अच्छी म्यूजिक नहीं होता, इतनी अच्छी आवाज नहीं होती उसके बिल्कुल पीछे। बिल्कुल। वो एक्चुअली में उस कैरेक्टर के ऊपर सूट किया उस आवाज ने। वो जो जॉर्डन के ऊपर जो एक्चुअली में सूट करने वाली आवाज है ना, वो कोई क्लासिकल सिंगर नहीं है, वो कोई इंडियन सिंगर नहीं है, वो एक डिफरेंट हटके एक सिंगर है जो वेस्टर्न टच है उसके अंदर थोड़ा, है ना, और उसकी टोन भी अलग है, वही नेजल टच है थोड़ा सा, तो उस कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने सूट किया बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है उनको सब जानते हैं यार, कौन नहीं जानता उनको, सिल्क रूट के टाइम से सब जानते हैं। Absolutely. डूबा डूबा रहता हूँ, मतलब मेरे जैसे लोग तो जानते हैं, आम जनता शायद पहचान ना पाए उनकी वीडियोस देख के। मायनी मेरी है जो उन्होंने गाया था, चंबा वो भी बहुत फेमस है। हाँ बहुत फेमस है। तो मुझे तो तब से पसंद है, और हालांकि इंडस्ट्री में सब जानते हैं उनको, अच्छे तरीके से जानते हैं। रहमान सर के साथ उनका रेगुलर कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और रिकॉग्निशन वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उनके बढ़िया कॉन्सर्ट भी होते हैं,
अच्छे अच्छे गाने भी बीच बीच में आते रहते हैं। अभी अभी बजरंगी भाईजान में लास्ट आया था, उसके बाद एक और आया था, चमकीला में आया। चमकीला में आया था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आते रहते हैं, और उनको जितनी रिकमेंडेशन क्या रिकॉग्निशन की जरूरत है वो उनको मिलती है, और वो हैं, वो लेजेंडरी सिंगर हैं, हम मानते हैं उनको लेजेंडरी सिंगर। बिल्कुल। दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ, क्या कहना है आपका उनके बारे में? डू यू थिंक बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकदम से राइज हो गया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्टिंग करने के बाद उनकी सिंगिंग को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं लोग। नहीं यार, बहुत सालों से लगे हुए हैं वो, 20 साल हो गए, 18 ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा हो गया। 22 साल 23 साल हो गए उनको भी। पंजाबी मूवीज़ में कैसे डिफरेंट ही दिखते थे, इतनी बड़ी पग भी छोटी हो गई है थोड़ी सी अभी मॉडर्न समय के हिसाब से। तो उन्होंने एक्टिंग ही की है पहले, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फोक गाने किए हैं, फिर पंजाबी मूवीज़ में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। वो करते 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 इतने सालों बाद जाके वो बॉलीवुड में आए हैं। ऐसा मैं नहीं बिल्कुल बोलता कि उनका एकदम से राइज हुआ है, मुझे तो पता है कि वो धीरे धीरे ही हुआ है, जो हुआ है इतना बड़ा नाम बहुत हुआ सालों है, की मेहनत। बहुत सालों की मेहनत है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैं ऐसी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखाई पड़ा कि दिलजीत दोसांझ फाइनली दिल्ली में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। अच्छा, जाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल जाना पसंद करेंगे, अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। उनका फेवरेट गाना, आपको जो उनका गाना एकदम ढिंचाक लगता है कि यार किसी भी मूड में सुन लो, या एकदम पंप अप करने के लिए वो गाना बहुत पंप अप करने के लिए नहीं, मुझे इक्कोड़ी बहुत पसंद है। गाओगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा गा दूंगा, गलत गा दूँ तो, क्योंकि मैंने बड़े समय से नहीं गाया है। सूरत उस दी परियां वर्गी, सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी ऐ तां फुल झड़े देने, तुरदी ऐ तां गजल लगदी, साद मुरादी सोनी फबत, गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है। बहुत शानदार, बहुत बहुत अच्छा। नॉर्मली मैं रैपिड फायर सेशन करती हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक म्यूजिशियन हैं तो मैं आपके साथ कंप्लीट द सॉन्ग सेशन करूंगी। ओके, ठीक है, जस्ट 5 ऑफ देम। हाँ, मैं नॉर्मल बोलूंगी क्योंकि मैं गा नहीं सकती, आपको यही बचा हुआ इंटरव्यू भी देखना है। क्यों नहीं गा सकते, गाओ गाओ प्लीज। हाँ, कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, कुछ लोग कॉन्सर्ट सिंगर्स होते हैं, बस इतना अंतर है। चलिए, मैं आपको गाने के कुछ वर्ड्स बताऊंगी, आपको वो गाना कंप्लीट करना है और गाना है। ओके। सूरज की बाहों में, सूरज की बाहों में, अब है ये जिंदगी। इतने छोटे वर्ड से तो मैं नहीं समझ पाऊंगा बिल्कुल। अरे इतने सारे लोग हैं, दे कैन हेल्प अस। अच्छा अच्छा, हेल्प करना प्लीज बताओ भाई लोग। सब लोग, सूरज की बाहों में, आगे कौन गाएगा भाई, कौन गा सकता है? सूरज की बाहों में। यार ये सबको आता है, सब लोग बन रहे हैं, पता है? मुझे नहीं आता। कैसे हो सकता है ये? पुनीत, उड़ गया, सब कोई बात बेकार नहीं। है। सेकंड। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे। ओके, अच्छा ये वो वाले गाने हैं। हाँ। मुझे तो फिर बहुत सारे नहीं आते होंगे। यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का था, पता है? सूरज की बाहों में, अब है ये जिंदगी। ओके ओके ओके, नहीं उस मूवी के डिफरेंट दूसरे गाने मुझे आते हैं शायद, जो क्या कहते हैं, जो बंदा जिस गाने को mood और पसंद जिसमें करता है connect ना, कर पाता है। मैं वही सुनता हूँ, वही याद करता हूँ, नहीं तो मैं सुनता ही नहीं कुछ। अच्छा ये तो आता होगा, ये मैं नहीं मान सकती। कौन सा वाला? जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। अब अच्छा, मैं गा दूंगी जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। मैं बहुत नाराज हो जाती अगर आप ये गाना नहीं गाते इससे तो। आगे भी गा देता हूँ। हाँ। आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूँ जवानी बेरहम हाय। ओके, ये गाना जो शाहरुख खान का गाना था, और अभी जो नई मूवी आई थी बैड न्यूज़, उसमें भी था। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, कि यूं करार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। पुराना वाला गाना या नया वाला? पुराना वाला। इसका रीमिक्स बन के आया है ना। अच्छा,
अच्छा से समझ में आ गया कि पुराना वाला था। पुराने वाला था। अच्छा, दिल अगर बोल पाता बा खुदा तुझे ही चाहता, इमरान हाशमी सॉन्ग। दिल अगर ये बोल पाता ना 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 बा खुदा तुझको ही चाहता, हाँ तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता, हाँ ओ हो 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 ओ हो ओ, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, ये लास्ट गाना है, आई जस्ट विश आप इसको पहचान ले। अब आ भी जा सबको बता क्या तेरा मेरा नाता रे। ओ वाह, अब अभी जा सबको दिखा क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। कोई गाना आप जो अपने मन से ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद हो, आप कहते हो यार मेरी आवाज में ये सुन लो। तो जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक स्पिरिचुअल गाना छोड़ के जाता हूँ, गा के जाता हूँ, जो कि रिलीज़ हो चुका है, बहुत नया है और मुझे पक्का पता है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये रहा आपके लिए। तेरे दर पे सर झुका हूँ काफ़ी है बस नाम तेरा, तेरे चरणों में रहूँ मैं दिल बने ये धाम तेरा, ये सारा जग तेरा है तू है सबका रखवाला, कर तेरा सिमरन आठ पहरिए सांसों की माला, ओ इस दिल के दर्पण में बप्पा मोरया, सृष्टि के कण कण में बप्पा मोरया, हो इस दिल के दर्पण में बप्पा मोरया, सृष्टि के कण कण में बप्पा मोरया, बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हम आपका बहुत सारा काम देखें, आपकी आवाज़ में बहुत सारे गाने सुने और ये सिलसिला जो शायद आपने पहला गाना गाया कावा कावा थिएटर में वो गूंजा, ये सिलसिला कायम रहे, बहुत सारे नए गाने आए, सिंगल्स आए, एल्बम्स आए, फिल्म्स आए और हम सब आपकी आवाज़ को एंजॉय कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का, पूरी टीम का, कि मुझे आपने इनवाइट किया और यस ये ब्लेसिंग्स और ये दुआएं ही चाहिए, बाकी हम देख लेंगे और भोलेनाथ देख लेंगे, बस ये ब्लेसिंग्स बनाए रखिए आप सभी और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम ये इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले आपको हमारे सारे दर्शकों को बोलना होगा कि वो एक बार अनकट को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख रहे हैं एबीपी अनकट और आपको अच्छा लगता है देखना तो आप जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस इंटरव्यू के बारे में आपकी जो भी राय है, इनका जो भी गाना आपको सबसे बेहतरीन लगा या जो गाना आप इनकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं सब कुछ इनको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगी और इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सब कुछ ये रील्स पर बना कर आपके लिए डालते रहे। अब जाने से पहले आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।